हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 2 मानव जनन। इसमें हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जो कि 5 अंक स्तरीय होते हैं। यहीं से प्रश्न आएंगे परीक्षा में, इससे बाहर नहीं आएंगे। आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी से चैप्टर 2 है, ठीक है। ये पहले चैप्टर 3 हुआ करता था, लेकिन अब जब आप लोग न्यू एनसीईआरटी बुक खरीदोगे तो ये चैप्टर 2 है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन से हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं, जो कि 5 अंक के आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो का एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, अपरा क्या है? इसके प्रकार का वर्णन करें तथा स्तनधारी में इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग अपरा यानी कि फीटस एवं माता के गर्भाशय की दीवार के बीच का अंतरंग ऊतक है, जिसके द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसका निर्माण फीटस के कोरियोनिक विलाई एवं माता के यूट्रीन एंडोमेट्रियम द्वारा होता है। स्तनधारी में प्लेसेंटा कई प्रकार के होते हैं। देखिए ए में है यहाँ पे योक सेक टाइप। इस तरह के प्लेसेंटा का निर्माण योक सेक तथा कोरियोन द्वारा होता है, जैसे कंगारू। बी में है कोरियो एलेंटोइक टाइप, ठीक है। ऐसे प्लेसेंटा का निर्माण एलेंटवा तथा कोरियोन द्वारा होता है, जैसे अधिकतर स्तनधारी प्राणी। सी में है कोरियोनिक टाइप। इसमें कोरियोन द्वारा प्लेसेंटा बनता है, जैसे मानव में, ठीक है। आगे आता है यहाँ पे स्तनधारी में अपरा का महत्व। यहाँ पे है यह गर्भावस्था में शिशु को मादा के गर्भाशय के साथ जोड़ने में मदद करता है और इसके द्वारा भोज्य पदार्थ के साथ O2 एवं CO2 का आदान प्रदान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच होता है। और आगे है यहाँ पे यह अंतःस्रावी अंग के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HCP कई सहित कई हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पे किसी अंडाणु को स्वच्छ चित्र द्वारा दर्शाएं। वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें आपको वर्णन नहीं करना है, सिर्फ आपको दर्शाना है। अगर आप लोग कर देंगे तो आपको 5 नंबर एग्जाम में आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले आप लोग चित्र बना के लिख देंगे। अंडाणु रचना कुछ इस तरह से होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसे कहते हैं ध्रुवीय निकाय, इसे कहते हैं कोरोना रेडी, ठीक है। इसे कहते हैं जंतु ध्रुव, इसे केंद्रक कहते हैं गोल वाले भाग को, और इसे कहते हैं कॉर्टिकल दाना, इसे कहते हैं जोना पेलुसिडा, इसे कहते हैं पेरीविटेलाइन जगह, इसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, और इस वाले पार्ट को कहते हैं अंडद्रव्य, और इसे कहते हैं कायिक ध्रुव। प्रश्न संख्या 3 आता है, किसी मानव शुक्राणु की रचना तथा कार्य का वर्णन करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक वयस्क नर में प्रतिदिन 10 की पावर 12 से 10 की पावर यहाँ पे 13 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जो अधिवृषण यानी कि एपिडाइडिमिस में पहुंचकर परिपक्व होकर संचित रहता है। किसी प्रारूपिक मानव शुक्राणु में निम्नलिखित भाग है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से भाग होते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। चित्र है शुक्राणु की संरचना, जो स्पर्म होता है मेल में, उसकी संरचना इस तरह से होती है। इसे कहते हैं जीव द्रव्य कला, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। इसे कहते हैं अग्रपिंडक, जो ये वाला पार्ट है आपको शीर्ष है। इसे कहते हैं केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ, और आपको पिक्चर बना के प्रैक्टिस कर लेनी है। इसे ग्रीवा कहते हैं, इसे कहते हैं मध्य खंड, और इसे कहते हैं सूत्र कणिका, यानी कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। जो शुक्राणु जो तैरता है तो उसके लिए ऊर्जा का प्रदान करते हैं। इसे पुच्छ या पुच्छ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके भाग की वर्णन करें। सिर, इसमें केंद्रक रहता है। इसके ऊपरी भाग में गोल्जिकाय से बना एक्रोसोम होता है, जो निषेचन के समय
शुक्राणु को मादा युग्मक में प्रवेश करने में सहायता करता है। दूसरा में ग्रीवा जिसे नहीं कहते हैं, एक छोटी हिस्सा है जिसमें सेंट्रियोल रहता है। तीसरा में मध्य भाग जिसे मिडिल पीस कहते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है जो वलयनुमा होता है, इसे निवेन कर्ण कहते हैं। यह शुक्राणु को ऊर्जा विमुक्त करता है, अतः इसे शुक्राणु का ऊर्जा गृह कहते हैं। आगे 4 में आता है पुच्छटेल। यह कोशिका द्रव्य से बना होता है एवं शुक्राणु को सक्रिय तथा गतिशील बनाए रखता है। इसके मध्य भाग में एक्सियल फिलामेंट होता है जो पुच्छ से बाहर निकला रहता है। ओके, आइए चलते हैं आगे। यहाँ पे है मानव शुक्राणु के कार्य। यह अंडाणु के साथ निषेचन कर युग्मज का निर्माण करता है, जिससे आगे चलकर संतति का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 4 है अंड जनन क्या है, जिसे ओजेनेसिस भी कहते हैं। इसके विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। उत्तर में हो जाएगा अंडाशय के अंदर अंडाणु यानी कि ओवम के निर्माण की क्रिया को अंड जनन ओजेनेसिस कहते हैं। अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है, जब कई लाख मातृ युग्मक कोशिकाएं यानी अंड जननी यानी कि ओगोनिया प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर निर्मित होती है। जन्म के बाद अंड जननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है तथा अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था यानी 1 जिसे प्रोफेज 1 कहते हैं में प्रविष्ट होती है और इस अवस्था में अस्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है। उन्हें प्राथमिक अंडक यानी कि प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। आगे यहाँ पे अंड जनन की विभिन्न अवस्थाओं को निम्नलिखित आरेख चित्र द्वारा दर्शाया गया है। यह 3 अवस्थाओं में पूरा होती है। ए में है बहुविभाज्य अवस्था, बी में वृद्धि अवस्था, सी में परिपक्व अवस्था। ठीक है, तो देख लीजिए कुछ इस तरह से होता है। पहले आप लोग चित्र का नाम देख लें, अंड जनन का आरेखीय निरूपण। ओके, देख लीजिए कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे रोगाणु कोशिकाओं के प्रकार, रोगाणु के प्रकार। यहाँ पे 46 अंड जननी कोशिका जिसे माइटोसिस कहते हैं, एडिशनल ओगोनिया, ये बहुविभाज्य अवस्था होता है। आइए आगे चलते हैं। एडिशनल ओगोनिया 2-1। फिर उसके बाद होता है वृद्धि अवस्था, इसमें 46 होता है प्राथमिक अंडक। फिर उसके बाद मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे 23 पोलर बॉडी होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे द्वितीयक अंडक अंडोत्सर्जन होता है और यहाँ पे स्पर्म जो है वो निषेचन होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद परिपक्व अवस्था आता है 23 द्वितीय पोलर बॉडी यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे स्पर्म मियोसिस दूसरा आता है। ठीक है, निषेचन परिपक्व अंडक यहाँ पे आ गया। फिर नाभिक संचयन होता है, फिर युग्मज का निर्माण होता है। जब 23 सब मिलते हैं तो फिर यहाँ पे 46 हो जाता है। कुछ इस तरह से है, आप लोग समझदार। प्रश्न संख्या 5 आता है स्त्री जनन तंत्र के प्रमुख अवयवों का सचित्र वर्णन करें। उत्तर में कुछ इस तरह से लिखेंगे। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत प्रमुख स्त्री जननांग यानी कि अंडाशय तथा सहायक जननांग अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि तथा अन्य अवयव आते हैं। अंडाशय जिसे ओवरी कहते हैं, यह एक जोड़ा होती है जिसके अंदर अंड जनन कोशिका यानी कि ओगोनियम का निर्माण होते रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे चित्र है स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय काट दृश्य। इसे कहते हैं गर्भाशय बुग्न फंडस, इसे कहते हैं गर्भाशय गुहा, इसे कहते हैं संकीर्ण पथ स्थमस, इसे कहते हैं एम्पूला या तुम्बिका, और इसे जो अंगुली नुमा संरचना है इसे कीप कहते हैं। ओके, और ये पूरा मिल के बन जाता है अंडवाहिनी नलिका। ठीक है, ओके, और इसे कहते हैं डिव ग्रंथि अंडाशय, ये है गर्भाशय ग्रीवा, इसे कहते हैं ग्रीवा नाल, इसे कहते हैं योनि, और इस वाले पार्ट को कहते हैं गर्भाशय अंतस्तर, और इसे कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर, और इसे कहते हैं परिगर्भाशय। और ये सभी बात आपको याद रखनी है। ओके, यहाँ पे प्रमुख सहयोगी मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित है। फर्स्ट में यहाँ पे अंडवाहिनी, एक जोड़ा होता है जो निषेचन के लिए स्थान उपलब्ध कराता है, साथ ही अंड को अंडवाहिनी से गर्भाशय तक पहुँचाता है। दूसरा में आता है यहाँ पे गर्भाशय, यह मोटी मांसल रचना है जिसके अंदर गर्भाशयी गुहा होती है। इसका निचला भाग ग्रीवा है। गर्भाशय के अंदर भ्रूण का विकास होता है। आगे यहाँ पे योनि, यह
मुलायम लचीली रचना है जो मादा योनि अंग का कार्य करता है। यह मैथुन के अंत में शुक्राणु को ग्रहण करता है। यहाँ पे पूर्व में बर्थोनील ग्रंथि, यह योनि की आंतरिक भित्ति से जुड़ा होता है जिसका स्राव योनि को चिकना बनाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करते हुए इसके विभिन्न अवयवों का वर्णन करें। तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे नर या पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत प्रमुख जनन अंग के रूप में वृषण होते हैं। इसके अलावा कई सहायक जनन अंग पाए जाते हैं। वृषण तो इसकी संख्या 2 होती है जो वृषण कोष में अवस्थित होता है, जहां शरीर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहता है। प्रत्येक वृषण में यहाँ पे करीब 750 से 800 शुक्र जनन नलिकाएं होती है, जिनमें जनन कोशिकाओं के अलावा सर्टोली कोशिकाएं होती है। जनन कोशिकाओं द्वारा कई अवस्थाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, तो देखिए इसका पिक्चर इस तरह से होगा, पुरुष जनन तंत्र का आरेखीय दृश्य। तो देखिए कौन कौन से भाग है यहाँ पे। इस वाले पार्ट को कहते हैं मूत्राशय, ध्यान में रखेंगे बात को। इसे कहते हैं शुक्राशय। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोस्टेट पुरस्थ, इसे कहते हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि, ये है येलो वाला हल्का दिख रहा है, इसे कहते हैं मूत्र मार्ग। और ये जो गोलाकार इस तरह संरचना दिख रहा है इसे कहते हैं वृषण। और ये है अग्रछद और इसे कहते हैं शिशन मुंड। ठीक है, और ये जो है इसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, ये है शुक्रवाहक और इसे कहते हैं अधिवृषण, इसे कहते हैं शुक्रवाहिका और इसे कहते हैं वृषण जालिका। और ये वाला पार्ट आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं वृषण पालिकाएं। ओके, आइए चलते हैं अब आगे। प्रश्न संख्या 6 था ना। हाँ, तो यहाँ पे है सहायक जनन अंग निम्नलिखित है। पहला में अधिवृषण, यह वृषण की सतह के करीब कुंडली नुमा नलिका है जिसमें अस्थायी तौर पर शुक्राणुओं का संचय होता है। दूसरा में यहाँ पे शुक्रवाहिका, यह एक जोड़ी नलिका है जो वृषण को मूत्राशय के निचले हिस्से में पहुंचकर मूत्र नली के ऊपर फंडा नुमा रचना के रूप में शुक्राशय की नलिका से जुड़कर स्खलन नलिका बनाती है, जो आगे चलकर मूत्राशय नली के साथ मिलकर मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। तीसरा में आता है यहाँ पे मूत्र मार्ग, इससे होकर मूत्र तथा वीर्य को ढोने का कार्य करता है। 4 में शिशन, यह बेलनाकार मांसल मैथुन अंग है। इसका मुख्य कार्य मैथुन के अंत में शुक्राणुओं को माता की योनि में वीर्य सेचन कराना है। ठीक है, 5वां में आता है यहाँ पे पुरस्थ ग्रंथि, मूत्राशय के आधार पर स्थित यह एक गोलाकार पिंड है जिसमें पुरस्थ द्रव्य का श्रवण होता है। 6 है यहाँ पे कंद मूत्र पथ ग्रंथि यानी कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसे कहते हैं। यह पुरस्थ ग्रंथि के ठीक नीचे अवस्थित होता है तथा एक क्षारीय द्रव का श्रवण करता है। इसका स्राव मैथुन के समय मादा की योनि की अम्लीयता को उदासीन करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 आता है यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन तथा 3 जनन परतों के निर्माण पर टिप्पणी लिखें। उत्तर में लिखेंगे ब्लास्टोसिस्ट गैस्ट्रुलेशन की क्रिया में प्रवेश कर अंत में 3 जनन परतों को बनाता है। यह कोशिकाओं यानी कि ब्लास्टोमेयर्स की गतियों से होता है। फलतः भ्रूण एक नए आकार तथा संरचना को प्राप्त करता है। कोशिका के इस गति को यहाँ पे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। फिर 3 जनन परतों का निर्माण निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रकार है। फर्स्ट में है एंडोडर्म का निर्माण, भ्रूण के आंतरिक कोशिका समूह यानी कि इनर सेल मास की कुछ कोशिकाएं अलग होकर ब्लास्टोसील में विस्तारित हो जाती है तथा प्रथम एंडोडर्म कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं तेजी से संख्या में वृद्धि करके ब्लास्टोसिस्ट की बाह्य परत के नीचे द्वितीय परत को बनाती है। फिर धीरे धीरे एक नलिका जैसी रचना यानी कि आहार नली यानी कि प्राइमरी गट बन जाती है। सेकेंड में आता है यहाँ पे मेसोडर्म का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म यानी कि भ्रूणिक पिंड के पुच्छिए भाग की कोशिकाएं विभाजित होकर पिंड के स्थानीय हिस्से को मोटा बना देती है तथा आगे चलकर ये कोशिकाएं भ्रूणिक पिंड से अलग होकर मेसोडर्म परत बनाती है। ठीक है, यहाँ पे भ्रूणिक कहने का मतलब हो गया भ्रूण। ठीक है, थर्ड में आता है यहाँ पे एक्टोडर्म का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म
मेसोडर्म के निर्माण के पश्चात प्रौणिक पिंड की बची हुई सभी कोशिकाएं स्वतः एक परत में व्यवस्थित होकर एक्टोडर्म परत का निर्माण करती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 आता है प्रसव, जिसे पार्चुरेशन भी कहते हैं, क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे स्त्रियों में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9 माह की होती है। ये बात याद रखनी है, जिसे गर्भावधि या गर्भकाल यानी कि जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। आगे है सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भस्थ शिशु यानी कि फिटस बाहर निकल आता है। गर्भस्थ शिशु के बाहर निकलने की इस क्रिया को प्रसव या शिशु जन्म यानी कि पार्चुरेशन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आगे यहाँ पे प्रसव गर्भावस्था के अंत में होने वाली एक जटिल न्यूरोएंडोक्राइन यहाँ पे मैकेनिज्म है, जिसके अंत में प्रसव होता है। प्रसव की शुरुआत में महिला के शरीर एवं अपरा को उद्दीपन उत्पन्न होता है, जिससे गर्भाशय में थोड़ा सिकुड़न शुरू हो जाता है, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इसके कारण माता के पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्रावन होने लगता है, जो यूटेराइन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। फिर तेज गति से संकोचन होने के कारण ग्रीवा का मुंह खुलने लगता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं आगे क्या कह रहा है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय में संकुचन होने लगता है, यानी कि दर्द, बहुत पेन होता है। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावन को उद्दीपित करता है। धीरे धीरे यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होते जाता है। इसे शिशु माँ के गर्भाशय से जननाल द्वारा बाहर आ जाता है और प्रसव संपन्न हो जाता है। दूसरा हार्मोन रिलैक्सिन है, जो ग्रीवा को ढीला करता है, जिससे गर्भस्थ शिशु आसानी से बाहर आ जाता है। प्रसव 3 अवस्थाओं में पूरा होता है। ए में है यहाँ पे डाइलेशन स्टेज, बी में है एक्सपल्सन स्टेज और सी में आफ्टर बर्थ या प्लेसेंटल स्टेज। प्लेसेंटल अवस्था में अपरा तेजी से बाहर आ जाता है। ठीक है, पहले शिशु का जन्म होता है, फिर उसके बाद अपरा तेजी से बाहर आ जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पे अपरा झिल्ली यानी कि फीटल ब्रेन क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। स्तनधारी में इसके महत्व को दर्शाएं। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अपरा झिल्ली गर्भस्थ शिशु के चारों ओर पाया जाने वाला बाह्य आवरण है, जिसके द्वारा भ्रूण या गर्भस्थ शिशु माता के गर्भाशय से गर्भावस्था में जुड़ा रहता है। यह 4 प्रकार का होता है। ए में एमियोन, यह गर्भस्थ शिशु के ठीक बाहर का झिल्ली है, जो ट्रोफोब्लास्ट के आंतरिक स्तर से बना होता है। एमनियोन तथा गर्भस्थ शिशु के बीच की जगह एमनियोटिक फ्लूइड से भरा होता है। झिल्ली का फ्लूइड गर्भस्थ शिशु को सुरक्षा देने का कार्य करता है। ठीक है, बी में आता है यहाँ पे कोरियोन, यह ट्रोफोब्लास्ट से बना हुआ सबसे बाहरी झिल्ली है, जो प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेता है। कोरियोनिक प्रांगूरण के द्वारा गर्भस्थ शिशु मादा के गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है। सी में आता है यहाँ पे अलंटवा, यह गर्भस्थ शिशु के पश्च आंत्र से निकलने वाली रचना है, जो फेटस के नाभि को बनाता है। इसमें 3 रक्त वाहिनियाँ होती है, जिसके द्वारा रक्त संवहन द्वारा भोजन तथा O2 एवं CO2 ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह होते रहता है और मादा और शिशु के बीच। ठीक है, आगे डी में यॉक सैक, यह भ्रूण की आहार नली से विकसित होने वाली छोटी रचना है। स्तनधारी में इसका कोई खास महत्व नहीं है, परंतु शुरू में यह रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर है मानव गर्भस्थ शिशु में अपरा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से होता है, बेबी किस तरह से रहता है। इसे कहते हैं डिसार्डुआ वेसेलिस। ठीक है, इसे जो इस तरह से वह है, इसे कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, इसे कहते हैं फैलोपियन नली और इसे कहते हैं यॉक सैक, और इस वाले पार्ट को कहते हैं अलेंटोइस, जो इस तरह से है इसे कहते हैं अनामिक कॉर्ड। इसे कहते हैं डिसार्डुआ पारेटेलिस, इसे कहते हैं गर्भाशय गुहा। इसे कहते हैं डिसार्डुआ कैप्सुलेरिस और इसे कहते हैं कोरियोन और इसे कहते हैं एमनियोन और इसे कहते हैं
अमनियोटिक गुहा एवं द्रव्य और इसे कहते हैं फिटस। ये है ग्रीवा और ये है ग्रीवा में म्यूकस प्लग। ठीक है, अपरा झिल्ली के महत्व है यहाँ पे एमनियोन एवं कोरियोन सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। अलंटवा से नाभि यानी कि umbilical कॉर्ड द्वारा फिटस जुड़ा होता है, जिससे होकर रक्त प्रवाह द्वारा गैसों सहित पोषक पदार्थों का संवहन होते रहता है मादा और फिटस के बीच। ठीक है, आइए अब देखिए प्रश्न संख्या 9 हो गया। अब एक 10 है और एक 11 है, बस 2 क्वेश्चन और है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मासिक चक्र या आर्तव चक्र, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये क्या है, इसकी प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन आरेखीय यानी कि ग्राफिकल निरूपण द्वारा करें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मासिक चक्र महिलाओं में होने वाली एक चक्रीय क्रिया है जो यौवनावस्था में 12 से 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 14 वर्ष में भी कभी कभी आता है। ठीक है, 45 से 50 वर्ष की उम्र तक में होती है। पहला मासिक चक्र मीनार्च, जिसे मीनार कहते हैं, कहलाता है, जबकि अंतिम बंद होने को मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है, आइए इसे समझते हैं। चित्र है मासिक चक्र के दौरान विभिन्न घटनाओं का आरेखीय निरूपण। तो यहाँ पे अंडाशयी घटनाएं, इसे पीयूसी हार्मोन स्तर कहते हैं और इसे अंडाशयी हार्मोन स्तर, ये है FSH। ठीक है, और ये है LH। तो इस तरह से होता है। और यहाँ पे है वर्धन पुटक, इस तरह से होता है स्टेज स्टार्ट, फिर ये परिपक्व पुटक हो जाता है, फिर उसके बाद वर्धनशील पित्त, ह्रासी पित्त पिंड, यहाँ पे पिंड है, यहाँ पे अनुत्सर्ग होता है, फिर एस्ट्रोजन है, ये वाला एस्ट्रोजन है। ठीक है, आसमानी वाला, और जो ये रेड वाला ये प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, फिर आगे होता है गर्भाशयी घटना, यहाँ पे है रजो दर्शन, मासिक धर्म, माहवारी, यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर जो 13वें से 14वें दिन होता है ना, रिस्क पीरियड होता है। अगर जो मासिक धर्म के 13वें से 14वें दिन के बाद या सेक्स नहीं करना चाहिए, अगर कोई करती है तो फिर वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो फिर 10वें से 17वें दिन तक आपको सेक्सुअली नहीं होना है। अगर इस टाइम अगर महिला मेल फीमेल सेक्स करते हैं तो उनका मतलब कि प्रेगनेंसी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पीरियड से 10वें से 17वें दिन ये कार्य नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो आगे है यहाँ पे स्रावी प्रावस्था, इसे कहते हैं अगले चक्र का प्रारंभ फिर से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे है ऋतुस्राव रजोधर्म, ये दिवस दिया गया। यहाँ पे पुटके प्रावस्था है, इसे प्रचुरित भव प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, चित्र है मासिक चक्र के दौरान विभिन्न घटनाओं का आरेखीय निरूपण। यहाँ पे एक मासिक चक्र के पूरा होने में 28 से 30 दिन का समय लगता है, जो 3 प्रावस्थाओं में होता है। ठीक है, फर्स्ट में है मेंस्ट्रुअल फेज, इस दौरान गर्भाशय के एंडोमेट्रियम भित्ति के फटने से रक्त स्राव होता है, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। दूसरा में है फॉलिक्यूलर फेज, यह 8 से 10 दिनों में पूरा होता है, जिस दौरान नए पुट्टी के विकास द्वारा अंड का निर्माण होता है। इस अवस्था के अंत में अंडोत्सर्जन द्वारा अंड विमुक्त होता है। तीसरा में है ल्यूटियल फेज, यह 14 से 15 दिनों में पूरा होता है। इस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, जिसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। इसके द्वारा ही अंडोत्सर्जन के बाद अंड का निषेचन होने पर गर्भधारण शुरू होता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिर आगे की क्रिया मासिक चक्र की रुक जाती है। मासिक चक्र आर्तव चक्र से भिन्न है, क्योंकि मासिक चक्र में रक्त का प्रवाह होता है, जबकि आर्तव चक्र में नहीं। इसके अतिरिक्त मासिक चक्र सभी प्राइमेट्स मादाओं में होता है, जबकि आर्तव चक्र नॉन प्राइमेट्स मादाओं में है। ये बात आपको याद रखनी है। मासिक चक्र के नियमन में प्रयुक्त हार्मोन निम्नलिखित है। फर्स्ट में FSH, दूसरा में एस्ट्रोजन, तीसरा में LH, इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, इसे फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। 4 में है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या है, शुक्राणु जनन क्या है। संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, उत्तर हो जाएगा
शुक्राणु जनन के कारण शुक्राणु का निर्माण होता है जो पुरुष लिंग की सहायक नलिकाओं द्वारा बाहित किए जाते हैं। शुक्राणु जनन की क्रिया वृषण यानी कि टेस्टिस में अपरिपक्व नर अंकुरी कोशिकाओं यानी कि स्पर्मेटोगोनिया द्वारा शुरू होती है, जो कई अवस्थाओं में चलकर शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक है, इसे निम्न चित्र द्वारा दर्शाया गया है। ये विभिन्न अवस्थाओं में पूरा होता है। ए में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें काफ़ी संख्या में स्पर्मेगोनिया बनाता है। ठीक है, बी में ग्रोथ फेज, इसमें स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सी में है मैचुरेशन फेज, इसमें सेक स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटेड तथा स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे है नर अंकुरी कोशिका, ये है प्राथमिक शुक्राणु की। और आगे देखें यहाँ पे ये है द्वितीयक शुक्राणु की। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट है, यहाँ पे मियोसिस सेकेंड आता है यहाँ पे, और यहाँ पे द्वितीय शुक्राणु की आता है। यहाँ पे शुक्राणु काय हो गया और ये बन गया यहाँ पे शुक्राणु। ठीक है, शुक्र जनन का आरेखीय निरूपण यहाँ पे दिया गया है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो लाइक कर दे, चैनल पर है सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका PDF नोट्स प्राप्त करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे, चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की, जैसे ही सर्च करेंगे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। फाइल वाले सेक्शन में जाके जो आपको टॉपिक सर्च करना है सर्च करके आप लोग उसे पढ़ सकते हो और एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।